नमस्कार। हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को स्टडी करते हैं। एक्चुअल में इसमें हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को देखते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं, पता है ना कि उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। क्लियर है? जो अपर बाइलोब्ड पार्ट होता है इसे हम एंथर बोलते हैं। दिस इज एंथर। एंड द लोअर पार्ट विच इज थ्रेड लाइक विच इज कनेक्टेड विद द थैलेमस, इस पार्ट को जो थैलेमस पे कनेक्ट रहता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। दो पार्ट हो गए। फिलामेंट एंथर से जहां पर जुड़ा रहता है, ठीक है ना, उस पार्ट को हम कनेक्टिव कहते हैं। इतना तो पता है ना। आज हमें डिटेल स्टडी करनी है एंथर की। एंथर होता क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एंथर इज अ बाइलोब्ड टेट्रागोनल फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेम। सबसे पहले इसको बाइलोब्ड बोला गया है। वाई दिस इज नोन एज बाइलोब्ड? चलिए अगर सिंपली हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर सेक्शन आता है। इसमें क्या होता है, बीच में तो ये हो गया कनेक्टिव, बताया हुआ है मैंने पहले भी आपको। इस साइड को हम एंटीरियर साइड बोलते हैं। दिस इज एंटीरियर साइड, ठीक है ना। एंड दिस बैक साइड इज नोन एज पोस्टीरियर साइड। तो ये हो गया पोस्टीरियर साइड, ठीक। जो ये हाफ अगर इसको कर लें तो ये इधर का एक लोब हो गया, इधर का एक लोब हो गया। कितने लोब हो गए टोटल एंथर में? दो लोब। तो एंथर हो गया आपका बाइलोब्ड। सेकेंड है टेट्रागोनल। आखिर इसको टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं? टेट्रा मीन्स हो गया चार, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं जिसमें चार एंगल टाइप के बनते हैं, ठीक है, जिसके चार कॉर्नर्स बनते हैं, तो इसलिए इसको टेट्रागोनल बोला गया है। तो ये बाइलोब्ड हो गया, टेट्रागोनल हो गया। वाई इज दिस कार्ड फर्टाइल पार्ट? फर्टाइल पार्ट क्यों बोलते हैं? कि जो पार्ट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर सिंथेसाइज होता है उसको फर्टाइल पार्ट बोला जाएगा। इसके अंदर जो माइक्रोस्पेरेंजिया होते हैं, यहां पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इसलिए इसको फर्टाइल पार्ट बोला गया है। क्लियर है ना। तो ये नॉर्मल एंथर से रिलेटेड ये नॉर्मल चीजें हो गई। अब थोड़ा हम एंथर के डेवलपमेंट को देखते हुए कि एक एंथर का डेवलपमेंट आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। उसके साथ हम एंथर की वॉल के सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर टॉपिक को अच्छे से समझना है थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पूरा देखें आप। जब स्टार्टिंग की सिचुएशन होगी तो क्या होगा? ये है थैलेमस, ठीक है ना। बीच में इसमें पिस्टिल या कार्पेल होगी इस तरीके से, ठीक है ना। इसके ऊपर की तरफ ये क्या लगा हुआ है? ये देखो यहां से फिलामेंट गया। तो जब स्टार्टिंग की स्टेज में होगा तो जो एंथर होगा वो ऐसे कुछ बड लाइक होगा, कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो ना। तो जब इस टाइप से हम इसको देखेंगे, सपोज इस टाइप का है, इसी स्ट्रक्चर को हमने मैग्नीफाई करा लिया यहां पे, ठीक है। ये फिलामेंट जैसा अटैच होगा। तो इसमें क्या होगा? सबसे बाहर की लेयर इसकी क्या है? इसकी बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, आपको पता है, ठीक। इस एपिडर्मिस में चारों कॉर्नर्स पर, यहां पर, ठीक है ना, सब एपिडर्मिकली हम बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है ना, या हाइपोडर्मिकली बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक सेल होती है जिसे हम आर्की स्पोरियल सेल बोलते हैं। दिस सेल इज आर्की स्पोरियल सेल। ये जो आर्की स्पोरियल सेल होती है पेरिक्लाइनली दो सेल्स में डिवाइड होती है। कैसे दो सेल्स में डिवाइड होती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपका है एपिडर्मिस बाहर वाला, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर क्या है? एक आर्की स्पोरियल सेल थी। तो आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड होगी, एक सेल बाहर की तरफ बनाएगी, एक सेल अंदर की तरफ बनाएगी। हर एक कॉर्नर पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड होती है दो सेल्स में। आउटर सेल है, इसको हम पैराइटल सेल बोलते हैं। कुछ बुक्स में ये प्राइमरी पैराइटल सेल भी लिखा मिल सकता है। और जो नीचे की तरफ सेल होती है ना, उसको स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। पैराइटल सेल या फिर स्पोरोजिनस
सेल बोलते हैं इसको। ठीक, चारों कॉर्नर्स पर है। अब ये जो पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल डिवाइड होकर के सारी लेयर्स बनाएगी। कौन कौन सी? एक तो एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंथर की वॉल में सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस ऑलरेडी ये पहले से ही बार से बनी हुई है। तो जो एपिडर्मिस है ये पहले से ही बनी हुई है, पता है ना ये तो आपको क्लियर। तो एपिडर्मिस पहले से ही है। पैराइटल सेल डिवाइड होकर के एंडोथीसियम बनाएगी। एंडोथीसियम के नीचे 1 से 3 लेयर तक की थिकनेस की मिडिल लेयर बनाएगी। मिडिल लेयर के नीचे क्या बनाएगी? टैपेटम बनाएगी। क्लियर है ना? तो एंथर की जो वॉल का फॉर्मेशन है वो पैराइटल सेल के ऊपर होता है, समझ रहे हो ना? इसके बाद जो स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल आगे डिवाइड होकर के पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन तक बनेंगे। उस पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए। अब हम इस तरीके से कहीं ना कहीं एंथर का डेवलपमेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अब हम थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में पढ़ लेते हैं इधर। चलिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर से रिलेटेड। तो अब देखिए टोटल कितनी लेयर्स हमने बताई अभी आपको। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? दैट इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर आपकी एपिडर्मिस हो गई। उसके नीचे होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो लेयर होती है, अगर मैं खुद बनाऊं इसके स्ट्रक्चर को तो ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके से एपिडर्मिस की सेल्स कुछ इस तरीके से होंगी, फ्लैट टाइप की, पतली। वहीं जब आप एंडोथीसियम की सेल्स को देखोगे तो एंडोथीसियम की सेल्स जो हैं वो रेडियली थिक होंगी, मतलब सेल्स के बीच की जो दीवार होगी ना वो काफी लंबी होगी, ठीक है ना। रेडियली थिक बोलते हैं। रेडियली थिक क्यों बोलते हैं? जैसे ये कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस ऐसे होती है ना, सेंटर से बाहर की तरफ रेडियस पूरी, तो काफी रेडियस मतलब काफी चौड़ाई टाइप की हो जाती है उसकी। तो इस टाइप से इसलिए इसको बोला गया है रेडियली थिक सेल्स, इनको बोला गया है, ठीक है ना। उसके नीचे 1 से 3 लेयर की थिकनेस की मिडिल लेयर होती है। ये कहीं कहीं पर 2 से 5, 1 से 4 जितनी भी लिखी हो, बट इसका नंबर 3 इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसके बाद जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे हम टैपेटम बोलते हैं। देखिए समझते हैं थोड़ा सा। जो एपिडर्मिस होती है वो कॉमन एपिडर्मिस होती है। यहां इस स्ट्रक्चर को आप देखिए थोड़ा सा, यहां मैच्योर एंथर को दिखाया गया है। तो इसमें जो एपिडर्मिस है ये पिंक कलर से दिखाई गई है, पूरे में कॉमन है एपिडर्मिस। पूरे स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस कॉमन दिखाई गई है, समझ रहे हो ना। उसके नीचे एंडोथीसियम भी कॉमन है। एंडोथीसियम ये वाली लेयर है, ये जो लेयर दिखाई गई है ये है एंडोथीसियम, ठीक है ना। इसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। अब आपको एक चीज और समझानी है कि जो एंडोथीसियम है इसमें जो रेडियल थिकनेस होती है ना, ये वाली रेडियली थिकनेस होती है, ये अल्फा सेलुलोज की होती है। किसकी होती है? अल्फा सेलुलोज की। और जो ये वाले पार्ट्स होते हैं जहां पर 2 माइक्रो, जैसे अगर हम देखें ये जो पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो जहां पर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में टच में आते हैं इस वाले एरिया पर, यहां पर जो सेल्स होती हैं एंडोथीसियम की, उनमें ये रेडियल थिकनिंग नहीं होती है। उनमें रेडियल थिकनिंग जब नहीं होती है तो क्या होता है? तो यहां पर जब ये एंथर मैच्योर होता है ना, तो यहीं से बस्ट होता है, यहीं से बस्ट होता है। तो यहीं पर लाइन ऑफ डेहिसेंस बनती है। लाइन ऑफ डेहिसेंस मतलब जहां से रैप्चर होता है, जहां से एंथर बस्ट होता है, ठीक है, उसे लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं, या फिर हम स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। स्टोमियम या फिर लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब देखो तो एंडोथीसियम का ये मेन फंक्शन हो गया कि एंथर के वस्ट होने से, जब एंथर पूरा राइप हो जाएगा, फुल मैच्योर हो जाएगा, तो उसके वस्ट होने से रिलेटेड है। मिडिल लेयर 1 से लेकर के 3 सेल्ड थिक होती है, ठीक है ना। और इसके पास ये पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। इसके पास जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टैपेटम को। टैपेटम आपकी इनरमोस्ट लेयर होती है,
टेपेटम इज द इनर मोस्ट। सिंगल सेल्ड थिक होती है टेपेटम, और टेपेटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो रेडियली होती हैं, कुछ अरेंज, मतलब इसमें भी सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट कम होती हैं, जबकि उसकी विड्थ इस टाइप से कुछ ज्यादा रहेगी। जो टेपेटम की सेल्स होती है ना, ये टेपेटम की जो सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन टेपेटम का ही है। अगर हम देखें तो टेपेटम के फॉर्मेशन में दो टाइप की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। एक जो सेल्स होती हैं उन्हें हम अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं, अमीबॉइड, और जो दूसरी सेल्स होती हैं उन्हें हम सिक्रीटरी बोलते हैं, अमीबॉइड और सिक्रीटरी। अमीबॉइड जो सेल्स होती हैं तो अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिससे सारे पॉलन ग्रेन्स बनने होते हैं। अमीबॉइड सेल्स इन अंदर की सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, उनको प्रोवाइड कराएंगी ये न्यूट्रिशन। और जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप का सिक्रीशन करती हैं। जैसे आपने जब आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन की आउटर जो लेयर होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन के का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सब्सटेंस से होता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन, वो लिपिड रिच सब्सटेंस होता है। तो जो टेपेटम है, टेपेटम की जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं उससे यूबिस ग्रेन्यूल्स सिक्रेट होते हैं, यूबिस ग्रेन्यूल्स। और ये जो यूबिस ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये किसका यूबिस ग्रेन्यूल से डिपॉजिट होता है और किसका एक्साइन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। दूसरा क्या होता है इन सिक्रीटरी सेल्स का फंक्शन, जिन पॉलन ग्रेन्स में, जिन फ्लावर्स में एंटोमोफिली होती है, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, वहां पर ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती है एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जिसे हम पॉलन किट बोलते हैं। ये पॉलन किट पॉलन ग्रेन्स को स्टिकी बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच हो जाते हैं और उसका पॉलिनेशन हो जाता है आगे। और एक चीज है, जो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है तो पहले एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है, एक साइड से 3 दिखाई देते हैं, होते हैं पॉलन ग्रेन के टेट्राड में टोटल 4 पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये आपस में जुड़े होते हैं, ये बीच में कैलोज वॉल के थ्रू जुड़े होते हैं। किसके थ्रू? कैलोज वॉल के थ्रू, कैलोज वॉल के थ्रू जुड़े होते हैं। तो उस कैलोज वॉल को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कैलेज बोलते हैं। इस कैलेज की वजह से कैलोज वॉल डिग्रेड हो जाती है और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। इस एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद और कुछ फंक्शन भी है थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड। मेन एक तो चीज क्या होती है कि इससे एक आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा के साथ कंपैटिबिलिटी, कि कौन सा पॉलन ग्रेन किस स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं कंपैटिबिलिटी के लिए, प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी, ठीक है ना, वो यहां से सीक्रेट होती हैं, समझ रहे हो ना, प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी। और एक इंडोल एसिटिक एसिड, इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल टेपेटम से इतनी चीजें सीक्रेट होती हैं। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा भी और डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। अगर हम यहां पर देखें, अगर एक इमेच्योर एंथर की बात करें, इमेच्योर एंथर की, और हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो आप ध्यान से समझिएगा, अभी अल्टीमेट टच इसको देना बाकी है। देखिए सिंपल ही समझिए कि सबसे पहले इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये है स्ट्रक्चर। तो ये बाहर पूरी हो गई एक्साइन, मेरी बात समझ रहे हो ना। बाहर हो गई पूरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद इसके नीचे क्या मिलेगी? एंडोथीसियम, जिसमें रेडियली थिकनिंग है। ये एंडोथीसियम पूरी कंटिन्यू बाहर की तरफ मिलेगी, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस तरीके से एंडोथीसियम होगी, ठीक है। ये एंडोथीसियम यहां पर भी होती है, लेकिन जब एंथर पूरा मैच, यहां पर जो होगी एंडोथीसियम, उसकी वॉल में थिकनिंग नहीं होगी। बाद में रेप्चर होते टाइम यहीं से रेप्चर होगा एंथर, यहां पर हिस्टोमियम बनेगा जिसे लाइन ऑफ डेhiscence बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तो एंथर रेप्चर किसकी वजह से होता है, हिस्टोमियम किसकी वजह से फॉर्म होता है, एंडोथीसियम की वजह से। इसके बाद इसके नीचे की जो लेयर है,
3 से 4 लेयर वाली जो होती है, या 1 से लेकर 3-4 लेयर की जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है नेक्स्ट लेयर, उसे हम मिडिल लेयर बोलते हैं। समझ रहे हो ना? ये मिडिल लेयर यहां पर मिलती है। हम दो दो बना रहे हैं, बट होती कितनी है? 1 से लेकर के 3 या फिर 1 से लेकर के 5 तक ये लेयर्स होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। बात समझ रहे हो ना? और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? टैपेटम बोलते हैं। इसकी भी सेल्स में रेडियली थिकनिंग होती है। सबके फंक्शंस को हम बता चुके हैं। अगर किसी के फंक्शन में आपको कोई भी इशू है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके भी देख सकते हैं। समझ में आया? अब ये जो अभी अगर हम इसकी बात करें और इस वाले पार्ट में, अगर इस वाले पार्ट की बात करें, तो यहां तो होता है कनेक्टिव, जिस पर फिलामेंट जुड़ा होता है और दोनों लोब कनेक्ट होते हैं इसी कनेक्टिव के थ्रू। इस कनेक्टिव के अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड भी होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम भी इसके अंदर होगा। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अभी यंग एंथर है। कैसा एंथर है ये? यंग एंथर। यंग एंथर की जब हम बात करते हैं तो यंग एंथर में हमें क्या क्या दिखाई देता है? ध्यान से समझिए। इस यंग एंथर में ये स्ट्रक्चर हो गया। इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये हो गया एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यंग एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाएगा यंग एंथर कैसा होता है, तो आप कहेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजियम है इसके अंदर। बट जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच की मिडिल लेयर और टेपेटम की सेल्स होती हैं, ये हो जाती हैं डिग्रेड। मिडिल लेयर टेपेटम की तो सारी सेल्स ही डिग्रेड हो जाती हैं, तो इस रीजन के बीच की भी डिग्रेड हो जाती हैं। तो जब आप मैच्योर एंथर को देखते हैं, यहां जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये है मैच्योर एंथर का एनसीईआरटी का डायग्राम। देखिए जरा इसको। इसमें क्या है? बीच की वॉल डिग्रेड हो चुकी है, यहां वाली। समझ रहे हो ना? पूरे एंथर के बीच की वॉल सारी की सारी डिग्रेड हो गई हैं। और कितने स्पोरेंजिएट रह गया? ये 22 स्पोरेंजिएट रह गया। तो जब भी मैच्योर एंथर की बात करेंगे तो मैच्योर एंथर कैसा होता है? 22 स्पोरेंजिएट। और यंग एंथर कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। मुझे उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।